यूनिक ऐसे अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में पॉलिटी का सेशन चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग अभी तक 3 या 4 पार्ट बना चुके हैं और अब हम जो फ्रीडम सेक्शन है, फ्रीडम पार्ट है, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता खंड, उसमें आ गए। तो स्वतंत्रता खंड में शामिल है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, 19 से 22 तक। अक्सर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि समता खंड कौन सा है, स्वतंत्रता खंड कौन सा है, शोषण से रक्षा वाला खंड कौन सा है, तो अल्पसंख्यकों को कौन से अधिकार किस खंड में मिले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मूल अधिकारों में हमेशा कठिन क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान उन पर देने की ज़रूरत है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो समय गंवाए बिना शुरू करते हैं हम लोग स्वतंत्रता खंड, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। अब इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल 19 है वो अलग अलग पार्ट से बटा हुआ, 19(1)(a) से लेकर के 19(1)(g) तक। इसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं 19(1)(a) से लेकर के 19(1)(g) तक। सभी को मैं ध्यान से आपको बताता चलूँगा और समझाता भी चलूँगा। सबसे पहली बात जो है 19(1)(a), किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जिसमें जनरल नॉलेज आती है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी कौन से आर्टिकल में है, इमरजेंसी में भी कौन सा आर्टिकल नहीं छीना जा सकता, वगैरह वगैरह। तो आर्टिकल 19 और 19 में भी 19(1)(a, ठीक है ना। अब यहाँ पर शुद्ध हिंदी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। हाँ, बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी। अब वाक माने बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो हम बोलने की आज़ादी है। हम आजकल आप देख रहे हो ना, चुनाव प्रचार चल रहे हैं तो कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल होता है। अक्सर इलेक्शंस में ना आप देखते हैं ना, तो कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल होता है। तो खैर, बोलने की आज़ादी है। अक्सर कि कभी कभी कोर्ट केसेस भी शुरू हो जाते हैं तो कोर्ट भी बख्श देती है इस नाम पे कि नहीं भाई, हमारा संविधान वो हमें बोलने की आज़ादी देता है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि भाई आप बोलते समय संयम रखें, अपनी गरिमा का ध्यान रखें और दूसरे की गरिमा दूसरे की प्रतिष्ठा को आप हानि ना पहुँचाएं। कहने की बात है कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है। अच्छा, जैसे ही मैं 19 से 22 तक सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, तो फिर एक बात और आती है कि 1922 से लेकर के जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, है ना, क्या नाम दिया गया है इसको, स्वतंत्रता खंड। जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, क्या उन पर रोक लगाई जा सकती है? हाँ, उन पर रोक भी लगाई जा सकती है। सरकार उन पर रोक लगा सकती है, राज्य उन पर रोक लगा सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर रोक लगाई जा सकती है, मैं उनकी बात भी आपसे करूँगा। फिलहाल अपने मुद्दे पर रहते हैं। आर्टिकल 19 का फर्स्ट ए क्या कहता है, अब मैंने इसको ना आसान शब्दों में लिखने की कोशिश की है। मैंने लिखा बोलने और नज़रिया जाहिर करने की आज़ादी। शुद्ध हिंदी में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, इंग्लिश में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम। इसको मैंने आम भाषा में लिख दिया है बोलने और नज़रिया जाहिर करने की आज़ादी। देखो, नज़रिया जाहिर करना, एक शब्द आता है ना अभिव्यक्ति, अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द है ये अभिव्यक्ति, है ना। आप मुझे घूरो, है ना, आप मुझे घूरोगे तो आप क्या जाहिर कर रहे हो, गुस्सा जाहिर कर रहे हो, है ना। आप मुस्कुरा रहे हो मुझे देख करके, तो आपके हृदय में जो मेरे प्रति प्रेम है बिलाल, उसको आप जाहिर कर रहे हो, है ना, उसको आप जाहिर कर रहे हो, है ना, वही तो है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कि मुझसे खुश नहीं हो, मेरे पढ़ाने के तरीके से खुश नहीं हो, पीछे बैठ के आपने कार्टून बना दिया, आप मुझसे कह नहीं पा रहे, लेकिन मुझ पर एक व्यंग कर दिया, मुझ पर एक कार्टून बना दिया, तो वो आपको अधिकार है उसको कहने का। लेकिन वो कार्टून इस तरह का होना चाहिए कि गुरुजी की उसमें इंसल्ट ना हो, उसमें भी गुरुजी नाराज़ हो जाते हैं। कार्टून में तो गुरुजी हंस जाएंगे, ये नहीं कि पीछे गालियाँ लिखी जा रही हैं, है ना। एक बार हम किसी क्लास में पढ़ रहे थे ना, तो गुरुजी से जो लोग असहमत थे, बैक बेंचर्स, वो गालियाँ लिखने लगे और सभी लोग उस पर गाली लिख लिख के साइन करने लगे। गुरुजी भाप गए, गुरुजी ने पकड़ लिया। उसके बाद तो आपको पता ही है फिर क्या होगा, लेकिन बाद में गुरुजी ने उनको माफ़ कर दिया था। गुरुजी लोग माफ़ कर ही देते हैं। कहाँ था हमें, तो बोलने की और अभिव्यक्ति का मतलब देखो, जैसे अभिव्यक्ति के तरीके क्या हैं, आप नाटक के द्वारा, कविता के द्वारा, भाषण के द्वारा, कार्टून के द्वारा, चित्रकारी के द्वारा, है ना, अपने शारीरिक हाव भाव के द्वारा अपना नज़रिया जाहिर कर सकते हैं। कार्टूनिस्ट जो है व्यवस्था पर अपना वो नज़रिया तो जाहिर कर रहा है अलग तरीके से। अब जो फिल्म एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्में हैं, नाटक हैं, टीवी ड्रामा, ये सब एक्सप्रेशन तो हैं, अपनी बात को कहने का तरीका ही तो है। तो इसी को हम कहते हैं। कोई चित्रकार है ना, तो व्यवस्था के ऊपर व्यंग करता हुआ कोई चित्र बना रहा है, अपने मनों को, अपने भावों को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक फिल्म है, तो उसमें एक आदर्श राज की कल्पना की गई है कि भाई राजा कल्याणकारी है, प्रजा सुखी है, ऐसा है वैसा। एक्चुअली वो चाह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा
होना चाहिए, वो अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन दे रहा। या मान लीजिए कोई फिल्म है जिसमें करप्शन को दिखाया गया है, तरह तरह के करप्शन को दिखाया गया है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो पुलिस में हो, है ना, तो आप सेंसर बोर्ड में चले गए, साहब ऐसा तो होता नहीं है, तो गलत कर रहे हो आप, ये तो फिल्म आप जो है कि सेंसर बोर्ड इसको जो है कि परमिशन ना दे। लेकिन क्या है कि नहीं भाई, अपनी बात को कहने की आज़ादी है। तो इसी को कहते हैं बेटे बोलने की और अपना नज़रिया जाहिर करने की आज़ादी, है ना। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19(1)(a) में। फिर से मैं बता दूं, चाहे आप लेखक हैं, चाहे आप चित्रकार हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, नाटककार हैं, उस तमाम तरीक़ों से आप अपने नज़रिए को जाहिर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। फिर आता है 19(1)(b). 19(1) में क्या था? बोलने और नज़रिया जाहिर करने की आज़ादी। फिर अब देखो इसी में जो है, जो प्रेस की आज़ादी है ना, पहले इसको प्रेस कहते थे, अब मीडिया कहने लगे हैं इसको, है ना। फिर आ गया मल्टी मीडिया का ज़माना आ गया। अच्छा, पहले जो मीडिया होता था हमारे यहाँ, जो सबसे पहला जो मीडिया होता था वो किस रूप में होता था, सब बताएंगे। हमारे क्या समाज में सबसे पुराना जो मीडिया था वो कौन सा था? मीडिया का मतलब समझते हो ना भाई, समाज में खबरों को एक से दूसरी जगहों पर, मीडिया का मतलब अखबार नहीं, अखबार बहुत बाद में है, ठीक है ना। तो मीडिया का मतलब है ऐसा कोई भी ढांचा, ऐसी कोई व्यवस्था जो समाचारों को एक से दूसरी जगह पहुंचाए, है। रेडियो से ही पहले चलो। हाँ, पत्रकार साहब, आप तो मीडिया से जुड़े हो, आप बताओ। डाक, अभिलेख, और बताओ। हाँ, कबूतर, जा कबूतर ना, वो सही बोल रही है, साधु संत, है ना। ये जो यात्री होते थे ना पुराने ज़माने के, साधु संत, भिक्षावृत्ति करने वाले, भिखारी, एक से दूसरी जगह घूमने वाले यात्री, यही लोगों को बताते थे कि राजधानी में क्या चल रहा है, तो उस देश में क्या चल रहा है, तो उस देश में क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या। ये था सबसे पुराना मीडिया। ये उस दौर में था जब लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लिपि माने लिखना, उसका आविष्कार भी नहीं हुआ था, है ना। फिर बाद में खैर कबूतर भी एक से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए पहुँचाए जाते थे, लेकिन क्या वो अपने साथ चिट्ठियाँ लेके जाते थे ना, तो जाहिर सी बात है लिपि का आविष्कार हो गया है, तो उससे पहले तो अभिलेख आ गए। अच्छा, अभिलेख को हम मीडिया नहीं कह सकते। अभिलेख जो है ना, चाहे वो गुप्तों के अभिलेख रहे हों या मौर्यों का अभिलेख रहे हो या किसी भी, उसे हम मीडिया नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक पक्षी बात है। राजा अपने बारे में कुछ बता रहा है ना, वो कम्युनिकेशन या संचार का तरीका तो है, लेकिन मीडिया नहीं है ना। मीडिया का मतलब ये तो है कि वो संचार का तरीका है, लेकिन नहीं साहब, विभिन्न लोगों के जो मत हैं, है ना, उनको दिखाए और उस विषय पर वो खुद क्या कहना चाह रहा है वो दिखाए, वो मीडिया है। देखो लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, खैर छोड़ो। तो प्रेस मीडिया पहले क्या होता था, फिर आप क्या गए, फिर कौन आ गए, छापा। अभी छापा खाना का आविष्कार नहीं हुआ था। छापा खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप बताएं, और हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? छापा खाना ना, मुद्रणालय, हाँ ठीक है ना, हाँ ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो अब पहले तो हम लोगों ने लिपि का आविष्कार किया तो हाथ से अखबार लिखे जाने लगे, कपड़ों पे, कागज़ों पे अपनी बातें लिखी जानी, वो अखबार हो गया। फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो अखबार छपने लगे, किताबें छपने लगी, उसी को तो हम कहते थे प्रिंट मीडिया, है ना। फिर आपका रेडियो टेलीविज़न आ गया, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलो जो भी है, कौन सा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, है ना। फिर इसमें भी आ गया साहब टेलीविज़न आ गया, तो ऑडियो मीडिया, विजुअल मीडिया, पता नहीं क्या क्या, अब सोशल मीडिया आ गया, है ना। अब सोशल मीडिया में क्या है, व्हाट्सएप वगैरह, ओके छोड़ो। तो जो प्रेस और मीडिया की आज़ादी जो निकलती है, यानी कि प्रेस की या मीडिया की जो आज़ादी है वो मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद में है, 19(1)(a) में, ओके। आगे चलते हैं 19(1)(b). ये कहता है इकट्ठा होने की आज़ादी। इकट्ठा होने की आज़ादी का मतलब ये है कि आप जो है कहीं पर भी इकट्ठा होने का मतलब कहीं पर भी सेमिनार सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे आप लोग हैं ना भाई, अभी देखो जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, अब जगह जगह राजनेता आएंगे और गली नुक्कड़ पे छोटी मोटी सभाएं करेंगे, है ना। इसके अलावा आप लोग अपनी आपस में पंचायतें करते हैं, बहुत से मसलों पे डिस्कशन करते हैं, तो ये इकट्ठा होने की आज़ादी। तो इसको हम कहते हैं शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की आज़ादी। हिंदी में इसमें लिखा हुआ 19(1)(b) में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन। आयुध का मतलब अस्त्र, निरायुध माने बिना हथियार के, तो बिना हथियारों के प्रदर्शन के, है ना, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपने लोगों से, अपने तरह के लोगों से अपने विचारों को डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं इकट्ठा होने की आज़ादी, ओके। तो शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन या इकट्ठा होने की आज़ादी 19(1)(b) में। उसके बाद आता है 19(1)(c), दल बनाने की आज़ादी या संगम या संघ बनाने की आज़ादी। फिर मैंने लिखा सहकारी समिति। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
ये इसी अधिकार से, इसी अनुच्छेद 19(1)(c) से निकलती हैं। भारत में जो राजनीतिक पार्टियां जितनी बनी हैं, इसके अलावा बहुत सारी चिट फंड कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, एनजीओ वगैरह बना लेते हैं हम लोग, तो एनजीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हैं, वो सब एक दल तो है। एनजीओ जो है वो एक दल है। आप अपना एक एनजीओ रजिस्टर्ड करने जाओ, सरकार मना नहीं कर सकती रजिस्ट्रेशन के लिए, पूरा का पूरा गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को आप फॉलो करो, फीस दो, आपका एनजीओ रजिस्टर्ड हो गया, है ना। आपकी सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड होगी, जिसे आजकल आम भाषा में कहते हैं ना, ग्रुप बना हुआ, समूह बना हुआ, आपस में लोग मिलते हैं और अपने इकोनॉमिक क्रियाकलाप करते हैं। तो पार्टियां बनाना, इसका सबसे बेहतर उदाहरण तो राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा और किसी भी प्रकार के दल समूह आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका संविधान इकट्ठा क्या आज़ादी देता है, दल बनाने की आज़ादी, ठीक है ना, या संगम, या शुद्ध हिंदी में संगम या संघ बनाने की आज़ादी, समझ रहे ना। सहकारी समिति माने कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद आप 1D, पूरे देश में कहीं पर भी निर्बाध घूमने की आज़ादी। हालांकि कुछ जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं और कुछ सीमांत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत से इलाके उत्तराखंड में भी ना, उत्तराखंड में भी सीमा के आसपास के कुछ इलाके हैं जहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन बिना किसी उचित कारण के मना नहीं की जाएगी आपको। मान लीजिए आप जो है कि कोई पत्रकार हैं या कोई सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो एक खास मसले पर बोलते हैं, और वो मसला जो है बहुत ही संवेदनशील है, तो उस किसी खास क्षेत्र में जाने से आपको मना किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर जाने से मना नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपको जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। भारत में बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं, गौरी मैम इधर ध्यान दो, फ़ोन छोड़ो, जहाँ पर आपको जाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे परमिट कहते हैं ना। लेकिन इसके अलावा सामान्य रूप से आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। एक बार आगरा के ताजमहल में एक विवाद हो गया था, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पर जो लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स या कर्मचारी थे, होता है ना, भारतीय लोगों के लिए टिकट की दर कम होती है, विदेशियों के लिए टिकट की दर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर विवाद हो गया। तो लोग कह रहे नहीं तुम तो विदेशी हो, नॉर्थ ईस्ट के नहीं हो। बेचारे हिंदी बोल रहे हैं कि ना तुम उधर से कहीं के थाईलैंड वगैरह कहीं गए हो, और थे वो नॉर्थ ईस्ट से कहीं के, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे थे, तो काफ़ी विवाद हुआ था, मीडिया में वो मामला काफ़ी चर्चित रहा था। वो पता नहीं कब की घटना थी और ना मेरे पास उसका प्रूफ है, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पूरे देश में कहीं पर भी जा सकते हो, घूम सकते हो, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। भाई तुम केरल से यहाँ कैसे आ गए ना, हाँ भैया पूरा देश आपका है, घूम सकते हो। विदेशियों को ये अधिकार नहीं है, विदेशियों को तो परमिशन लेनी पड़ेगी। कहाँ आ रहे हो, कलकत्ता आ रहे हो, कलकत्ता आने की परमिशन मिली है आपको तो भाई कलकत्ता में रहोगे, कलकत्ता से अगर बाहर जाओगे तो डिपोर्ट हो जाओगे, ऐसा भी होता है, समझ रहे ना। कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, क्या घूम, अच्छा जो टूरिस्ट वीज़ा होता है तो पूरे देश में घूमो। अब मेडिकल वीज़ा पे आए हो आप या धार्मिक वीज़ा पे आए हो, अजमेर जाना तो अजमेर ही जा सकते हो और कहीं आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। या केदारनाथ धाम जाना तो वहीं जा सकते हो, वहीं की परमिशन, और कहीं आप नहीं जाओगे। खैर, लेकिन भारतीय नागरिकों को 19(1)(d) आपको याद हो जाना चाहिए, पूरे देश में कहीं भी निर्बाध घूमने की आज़ादी। निर्बाध माने बिना किसी बाधा के। 1E कहीं भी बसने की आज़ादी। आप भारत में कहीं पर भी ज़मीन खरीद सकते हो, कहीं पर भी बस सकते हो। इससे पहले आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बात था, वो भी अब खत्म हो गया। आप जम्मू कश्मीर में भी आप जगह खरीद सकते हो। हालांकि अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपको ज़मीन खरीदने की परमिशन नहीं है, स्थायी रूप से बसने की परमिशन नहीं है। कहने का मतलब जब आप ज़मीन नहीं खरीद सकते तो आप जाहिर सी बात है वहाँ के स्थायी निवासी नहीं हो। बाकी तो रेंट वेंट पे आप रहने लगे, कौन देख रहा, कोई नहीं देख रहा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपको बसने की आज़ादी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर आप भारत में कहीं पर भी बस सकते हो। कौन दे रहा है आपको ये मूल अधिकार, 1E। उसके बाद 1F में था संपत्ति का अधिकार। तो आपको अपनी संपत्ति, आपकी संपत्ति जो थी वो छीनी नहीं जा सकती थी। आपके पास चाहे 2 रुपये का प्लाट है, चाहे $2 बिलियन का प्लाट है, इससे ज़्यादा गिनती मुझे नहीं आती है ना, तो वो आपका अपना है, सरकार उसे छीन नहीं सकती। लेकिन बाद में साहब फिर दिक्कतें आई आज़ादी के बाद ना। अब कहीं डैम बनाना है, कहीं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, कहीं रेल निकालनी है, कहीं बंदरगाह बनाना है, तो जिसकी ज़मीन है वो दे नहीं रहा। तो फिर 44वां संशोधन हुआ, उसमें जो संपत्ति का मूल अधिकार था, मूल अधिकार के रूप में उसको निरस्त कर दिया गया, उसे बना दिया गया क्या, कानूनी अधिकार। ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। तो 19(1)(f) या 19(1)(4) ये जो है अब निरस्त कर दिया गया, 1(4) ये अब निरस्त कर दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। फिर 19(1)(g) या 19(1)(6) आप जो है कोई भी उपजीविका, इसको कहा गया इंग्लिश में प्रोफेशन, उपजीविका माने प्रोफेशन। चांद इधर देखो बेटा, ठीक है, इसमें देख रहे हैं फोटो खींच के, अच्छा, और हाँ अच्छा लिख लिया था, ओके ठीक है। तो 19(1) किधर गया, 19(1)(g) या 1(6) में आप कोई भी उपजीविका, हिंदी में उपजीविका, इंग्लिश में यह है प्रोफेशन, कोई भी व्यापार या कारोबार यानी कि ऑक्यूपेशन या व्यवसाय आप कर सकते हो। कितने हैं, उपजीविका,
व्यापार या कारोबार 3 और चौथा व्यवसाय। 4 तरह की ये आज़ादियाँ आपको दी गई हैं, सभी चीज़ों को लिखा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स बेचने लगो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स बेचने लगो, हथियारों का धंधा करने लगो खुलेआम। वही आया था ना कि आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल ऐसे करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान ना हो। लेकिन आमतौर पर आपको कोई भी कारोबार करने की आज़ादी है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल कह रहा है ये? 1G। फिर आता है आर्टिकल 20, अपराधों के प्रति दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रायल। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? ट्रायल। ट्रायल का मतलब समझते हो आप लोग? हाँ, दिनेश भाई आप बताओ ट्रायल का मतलब? ट्रायल का मतलब क्या है भाई? कोर्ट में ट्रायल चल रहा, पुलिस में ट्रायल चल रहा, मीडिया में ट्रायल चल रहा, मीडिया खुद ही दोषी ठहरा देती है। 20 साल पहले एक जो है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया था टेररिज्म के आरोप में, 20-25 साल पहले, ठीक है। तो खूब खबरबाजी चली थी उसकी, 6 महीना वो जो केस था तो वो खूब गर्म रहा था और जेल में गया। और अभी 1 आध महीने पहले पड़ा वो खबर में कि वो रिहा हो गया, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन मीडिया ने उसे अपराधी घोषित कर दिया था। हाँ बताओ ट्रायल। हाँ अनीस जी जरा सेवा करो। नहीं रहने दो यार, आज दिनेश भाई का रोज़ा है, उपवास है इनका, रहने दो, नहीं तो सेवा कर देते आपकी। ओके हाँ भाई चलो, खैर चलती वीडियो है, वीडियो रोक करके सेवा करेंगे, ठीक है। तो ट्रायल का मतलब बेटा ये है कि मान लीजिए किसी ने भी कोई अपराध किया है ना, कानून का उल्लंघन किया है, अब उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। पुलिस ने जांच की कि हाँ भाई ये मामला प्रथम दृष्टया सही लगता है, तो पुलिस ने FIR कर ली और जो संबंधित व्यक्ति है उसको हिरासत में ले लिया। एक्चुअली ट्रायल तो यहीं से शुरू हो गया, मुकदमे की कार्रवाई। ट्रायल माने मुकदमे की कार्रवाई, वो यहीं से शुरू हो गई। उसके बाद साहब आरोपी को पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। फिर जो है कि पुलिस ने चार्जशीट लगाई दी, जांच की। चार्जशीट माने आप तो जानते ही हैं, चार्जशीट फाइल करी, मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई जमानत दे दो, जमानत देने लायक मामला दे दो, जमानत नहीं दी, नहीं तो मुकदमा चलता रहेगा। फिर मुकदमा चलता रहेगा, फिर एक प्रोसीजर है, गवाह लाओ, सबूत लाओ, ये लाओ वो लाओ, है ना। अभी मैं बताऊँगा उसमें क्या प्रोसीजर है, उसी को हम कहते हैं ट्रायल, ठीक है ना। मुकदमे की कार्रवाई, अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ जो मुकदमे की कार्रवाई है उसे हम कहेंगे ट्रायल, ठीक है साहब। तो इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ट्रायल, लेकिन इसका हेडिंग क्या है? अपराधों के प्रति दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण या दोहरे दंड से सुरक्षा। इस चीज का ध्यान रखना, ये सीधे सीधे कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल में है दोहरे दंड से सुरक्षा। 2 बार पनिशमेंट देना, दोहरा दंड माने 2 बार पनिशमेंट देना, ठीक हो। अब इसी ने इसको और आगे एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है? आर्टिकल 20 में ही इसका फर्स्ट पार्ट यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं कहा जाएगा जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए, है ना। फिल्मों में होता है ना कि मिलाड मेरे मुवक्किल को तब तक मुजरिम नहीं कहा जाएगा जब तक कानून ये साबित ना कर दे कि मेरे मुवक्किल ने कोई जुर्म किया है। होते हैं ना भारी भरकम डायलॉग, है ना, कोर्ट में ना होते डायलॉग, कोर्ट में होते नहीं, ये डायलॉग जो होते हैं फिल्मों में होते हैं। लेकिन नियम ये है कि आप तब तक किसी को अपराधी नहीं कह सकते। आप सामने देख रहे हो कि उसने आपकी आंखों के सामने बैंक लूट लिए, आपकी आंखों के सामने बैंक लूट लिए, लेकिन भाई साहब ये नहीं कह सकते कि अपराधी है। हाँ भाई प्रोसीजर है, FIR, फिर ये हो, फिर जाओ भाई हाँ अपराधी हो तुम, वो बात अलग है ना। जैसे कोर्ट कह देती है ना, वो उसके पूरे का पूरा डकैती करते हुए पूरा वो, आजकल तो CCTV कैमरे हैं, पुलिस का काम बहुत आसान कर दिया CCTV कैमरों ने, पुलिस का न्यायपालिका का काम बहुत आसान कर दिया। CCTV कैमरा, ट्रैकिंग सिस्टम बहुत काम आसान कर दिया। तो कोर्ट ये जरूर देख लेती है कि हाँ भाई पहली नज़र में ही लग रहा है कि इसने काम किया है, प्रथम दृष्टया ही लग रहा है इसने काम किया, इसे जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मुकदमा चलेगा, उसे अपने बचाव का मौका दिया जाएगा। तो हम क्या कह रहे थे? इसका कहने का मतलब ये है 20(1) जो कह रहा है कि किसी को भी तब तक मुजरिम नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो जाए। कहाँ पर? कोर्ट में, है ना। पुलिस जुर्म साबित नहीं करेगी, पुलिस जो है जुर्म साबित करने में कोर्ट की हेल्प करेगी, जुर्म है या नहीं है ये कोर्ट ही करेगी। किसी को भी तब तक मुजरिम नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो जाए। शुद्ध हिंदी में गौरी मैम उसने क्या लिखा है? गौरी मैम आप आगे बैठा करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना, आप मेरी नज़र में रहोगे, बीच में कभी मोबाइल, कभी है ना गुम हो जाते हैं, आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ना, तो उससे आप बचे रहोगे, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं कहा जाएगा जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए, ठीक है साहब, जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। फिर उसे कहता है उसे तय सजा से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए धारा 307 है, 307 में क्या है बेटा? 307 में क्या, धारा 307 में क्या है?
अरे नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता चला। और रुक जाओ, तो इसमें मैंने कितनों को ना पता, तुम बताओ, देखो ये अग्निवीर बनेंगे, तुम बताओ, तुम्हें भी ना पता, ओहो, तुम बताओ, ओहो, तुमसे ना पूछो, तुम्हें तो पता है। 307 मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बड़ा अच्छा गाना है, लता मंगेशकर जी ने गाया है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास है ना। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, और भैया वो इलाज के दौरान व्यक्ति खत्म हो जाए तो 307 किस में मिल जाती है, 302 में। तो धारा 300, अब सुन लीजिए, जैसे धारा 307 है, आपने हत्या का प्रयास किया, किसी पर हमला किया, आपने उसको मारने के इरादे से, आपने उसको मारने के इरादे से हमला किया, लेकिन वो बच गया, है ना, चोट लगी उसके, लेकिन वो बच गया, तो इसमें जो आईपीसी की धारा है वो 307 है, इसीलिए किसको गया 307, मर गया 302। तो ये बहुत फेमस धारा है। सबसे फेमस धारा कौन सी है आईपीसी की, 420 है ना, 420 धारा 420 में है ना, इस तरह के मुकदमे हैं ना, बड़ा 420 है ये, है ना। हाँ ओके, तो खैर अच्छा, बहुत से शॉपकीपर्स का मैंने देखा है ना कि हिसाब में आ गया 420, आपसे लेने हैं 420 या आपको देने हैं 420, तो वो कि अरे यार ये तो बड़ा गलत आ गया, तो 420 की जगह आपको 421-22 लौटा के देगा, है ना। और 420 अगर आ गया तो आपसे 420 लेगा, आपसे वो 419, 18, 15 जो भी है वो ले लेगा। कई बार ऐसा हुआ, अरे यार 420 नहीं यार मैंने ठीक है भाई, ओके। तो ये सब अंधविश्वास हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहाँ थे, हाँ, तो अब मान लीजिए 307 में यानी अटेम्प्ट टू मर्डर में अधिकतम सज़ा जो है 10 साल की है, अधिकतम सज़ा मान लीजिए 10 साल की है, तो आप 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं देंगे। ये नहीं कि साहब इसने बड़ी बेदर्दी, यार कौन सा एग्जाम्पल मैंने पकड़ लिया कि साहब इसने बड़ी बेदर्दी से हमला किया था लेकिन ये बच गया, इसने बड़ी बेदर्दी से इस पे प्रहार किए थे लेकिन ये बच गया, लेकिन साहब बच गया ना, 307 लगी है, 307 में 10 ही साल की सज़ा है, तो 10 ही साल की सज़ा दी जाएगी। मान लीजिए फ्रॉड का है, बैंकों से फ्रॉड का है, अब फ्रॉड में मान लीजिए आर्थिक अपराधों में अधिकतम सज़ा 5 साल की है, अब वो तो उसने बैंकों के 100 रुपये मार लिए तो भी अधिकतम सज़ा 5 साल की है, और अरबों खरबों रुपये मार गया, है ना। अब भाई मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो मुझ पे मानहानि का मुकदमा दायर कर दे तो क्या, वो तो विदेश में बैठ के समझ भेजता रहेगा, मैं क्या करूंगा, तो नाम नहीं लूंगा, समझ तो तुम सभी गए हो गए, है ना। तो अरबों खरबों रुपए लेकर के भाग गया, वही थोड़ी भागा, मैंने कितने भागे, तो अरबों खरबों रुपए लेकर भाग गया, फ्रॉड गया उसने, उसमें भी सजा अधिकतम 5 साल की ही है। वो बात अलग है कि तुम कोई और धारा लगा दो इस पर कि इसने देश के साथ विश्वासघात किया, देश के विश्वास के साथ इसने विश्वासघात किया वगैरह वगैरह। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी ना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, जैसे उनका जो अपराध है ना, उनका जो अपराध है अभी उत्तराखंड में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने आपको बता दिया ना, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आपको बताइए, उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों के कटान को लेकर के कुछ मामला चल रहा है। अच्छा, जो वो जो मामला चल रहा है उसमें पर्यावरण संरक्षण एक्ट का उल्लंघन हुआ है, उनको सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की होती। कितने महीने की होती? 6 महीने की ज़्यादा ज़्यादा सज़ा होती। उसमें से 1-1.5 महीना वो जेल में काट लिया, मान लो उन्होंने, 5 महीने रह गए। आप ऐसा ना, जिस दिन आप, बहुत लंबा हो रहा है मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, आप जो हैं जिस दिन आपको पहले दिन जेल भेजा गया, मुकदमा चल रहा है आप, जिस दिन आपको पहले दिन जेल भेजा गया है ना, मान लीजिए 3 साल हो गए और 3 साल बाद आपके मुकदमे का फैसला आया, आपको सज़ा हुई 10 साल की। कितने साल की? 10 साल की सज़ा हुई, तो 3 साल आपने जेल में पहले ही काट चुके हैं, तो वो घट जाते हैं। और कई बार आप देखना ऐसा होता है, बड़ा तरस आता है उन लोगों पे कि जेल में है, मुकदमा चल रहा है, जमानत भी नहीं मिली, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए साहब, 10 साल बाद उसका फैसला आया, उस पर सज़ा हुई 2 साल की। कितने साल की? 2 साल की। तो जज कहते हैं साहब तुरंत इन्हें रिहा कर दो, तो उसके 8 साल कहाँ गए? उसके 8 साल कौन लौटाएगा? मैंने अखबार में पढ़ा था, ये करीब 2-3 साल पहले की घटना है, मैंने अखबार में पढ़ा था। तो एक लड़का, कहते हैं उसने लिखा, पूरी स्टोरी लिखी अखबार में है, कि वो हाई स्कूल या इंटर का एग्जाम देने गया था, पुलिस ने वहाँ से उठा लिया उसको, उस पर लगा दिया गया, पता नहीं टाडा पोटा, पता नहीं कौन सी धारा थी, उग्रवाद की कोई धारा थी, वो उस पर लगा दी गई। 18-20 साल का लड़का जो हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देने गया था, 40-42 साल की उम्र में रिहा हुआ, वो बाइज्जत बरी हुआ, दोष सिद्ध नहीं हुआ, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मीडिया ने लिखा था उसके बारे में, वो आया और आके उसने कहा था मेरी जवानी तो ख़त्म हो गई, और मीडिया ने कहा भी कि 18-20 साल का लड़का 42 साल की उम्र बाहर आया, उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो उसको कितना कंपनसेशन क्या दोगे आप, कितना ही पैसा दे दोगे आप, उसकी तो पूरी जवानी उसी में चली गई। खैर जो भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कहाँ था मैं? दोहरे दंड से सुरक्षा। तो दोहरे दंड से सुरक्षा, और उसके बाद आप जो है तय सज़ा से ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे। समझ गए बेटे? आर्टिकल कौन सा? 20(1). फिर आता है 20(2), एक अपराध के लिए आप 1 से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाएंगे।
ठीक है ना, और एक से अधिक बार सज़ा नहीं देंगे। मान लीजिए मैं हूँ, मैंने कोई अपराध किया, कोर्ट ने मुझे सज़ा दे दी है ना, 2 साल की, 3 साल की या 2 दिन की। कभी कभी तो सांकेतिक सजाएं भी हो जाती हैं, पूरे दिन कोर्ट में कोने में बैठा। एक अधिकारी था तो कोर्ट ने उसको सांकेतिक सजा दी थी, मैं भूल गया कि पूरे दिन कोर्ट में कोने में बैठे रहो तुम, तो बैठना पड़ा, उसको सजा मिली थी, सजा मिली थी उसको। कभी कभी कोर्ट ने 1-1 रुपये के जुर्माने भी लगाए, सांकेतिक है ना। तो मान लीजिए कोर्ट ने मुझे उस अपराध में सजा दे दी कि पूरे दिन एक कोने में बैठे रहोगे, ठीक है, मैंने सजा अपनी भुगत ली, लेकिन ऐसा नहीं है कल को फिर मुकदमा चला दोगे मुझे। तो एक अपराध के लिए आप मुझसे 1 से ज़्यादा बार, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बार मुकदमा नहीं चलाओगे, एक बात, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, 1 से अधिक बार आप सज़ा नहीं दोगे। इसी से निकलता है, जाहिर सी बात है, आप दोबारा मुकदमा चला रहे हो तो दोबारा सज़ा भी दोगे। तो एक अपराध मैंने किया है तो एक अपराध के लिए 1 ही बार सज़ा और 1 ही बार मुकदमा। कौन सा आर्टिकल कहता है? 20(2), ठीक है। फिर 20(3) आता है, अभियुक्त को यानी कि मुजरिम को, अभियुक्त माने मुजरिम, अभियुक्त को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, है ना। तो अक्सर अच्छा होता यह है, पुलिस वाले भी जानते हैं कि इसने जुर्म किया है, लेकिन वो कबूल ही नहीं रहा, है ना। अच्छा, पुलिस वालों को टॉर्चर करने की परमिशन नहीं है, नहीं कर सकते ना टॉर्चर, मानवाधिकार वाले आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, बड़ी मजबूरी है। पुलिस वालों को पता है कि इसने किया है। अच्छा, पुलिस वालों के सामने कबूल भी कर रहा है, थोड़ी सी सख्ती कर ली तो कबूल कर रहा है कहाँ, लेकिन कोर्ट में जाकर मुकर जा रहा है वो। आप तो जानती हैं, ऐसे तो होता है, कोर्ट में जाकर मुकर जाता है, कहीं साहब मुझसे तो जबरदस्ती साइन करा लिए, मुझे मारा, ये करा, वो करा, देखो साहब मेरे तो टांग टेढ़ी हुई पड़ी, इतना मारा मुझे, हो गया ना भाई, है ना। तो कोर्ट कहती है हाँ भाई। कोर्ट का भी ये नज़रिया है कि जब आप हिरासत में हैं तो आप भय के माहौल में हैं, कोर्ट ये कहती हो सकता है आपको डरा धमका करके इस पे साइन करा लिए गए हों, आपने एक अपराध नहीं किया है, जबरदस्ती आपसे कबूल करवा लिया गया हो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसमें आर्टिकल 20(3) में अभियुक्त को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है, वो क्या आता ना एक हिंदी में, उर्दू में, इकवालिया जुर्म, यानी कि उसने अपराध कबूल कर लिया, तो इसके लिए आप मजबूर नहीं करोगे, है ना। जैसे मान लीजिए तुम हो, तुमने कोई अपराध किया, है ना, तुमने कोई अपराध किया और जाके सरेंडर कर दिया कि हाँ भाई मैंने किया है, मैंने किया, थाने में सरेंडर कर दिया, खुद ही मान लिया बिना किसी डर धमके, कोर्ट में जाकर मुकर गए, तो भैया हाँ ये बचाव है। आप फिर उसके सबूत लेकर आओ कि हाँ इसने ये काम किया है, ये कबूल कर रहा है, हम नहीं मान रहे। आप जो है एक आध पुख्ता सबूत लेकर के आओ कि ये काम इसने किया है। क्यों? क्योंकि हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 20(3) में कि हमें खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, समझ गए ना, इकवालिया जुर्म करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सर, चाय भी हो गई गरम गरम। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, इसे कहते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी या जीवन का अधिकार। इसको समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन और शरीर की आज़ादी, शुद्ध हिंदी में इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो ये है, आर्टिकल 21 का, है ना। फिर से बोल दूँ, प्राण यानी कि आपकी लाइफ, जीवन आपकी जान, है ना, दैहिक यानी कि शरीर, देह यानी कि शरीर, उसकी आज़ादी, दैहिक स्वतंत्रता, इसको और मतलब कह सकते हैं जीवन और शरीर की आज़ादी। अरे स्वतंत्रता शब्द ना लिख करके मैंने आज़ादी शब्द लिखा, थोड़ा सा कॉमन है अपने लिए, है ना। तो जीवन और शरीर की आज़ादी या जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार, जियो और जीने दो, है ना। सबसे पहले ये नारा किसने दिया? बौद्ध धर्म ने। जियो और जीने दो का जो नारा दिया सबसे पहले बौद्ध धर्म ने दिया। यही बात यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आती है, जियो और जीने दो, ठीक है। तो इसमें देखो, ये मैंने पहले भी कहा है कि आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी सबसे ज़्यादा व्याख्या की गई है। इसी प्रकार से आर्टिकल 368 की भी बार बार व्याख्या की गई है। तो आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, जो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता की बात करता है, इसकी व्याख्या सबसे ज़्यादा बार की गई है, ठीक है। कैसे की गई है कि इसने ये तो बस ये लिख के चल दिया, क्या? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन और शरीर की आज़ादी या जीवन का अधिकार, यहीं पर आ सकता है। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। गाना आया था ना, वो सुना है ना, किस पर फिल्माया गया था मुझे पता शायद है, गोविंदा पे, है ना, हाँ, है ना। उसका मुखड़ा याद है किसी को? पता नहीं क्या है, मुझे इसका वो डायलॉग याद आता है जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई सार्वजनिक स्थल पे या मुझे दुनिया वालों, है ना, ऐसा नहीं है कि जब जहाँ मर्जी शराब पी रहे हैं, जहाँ मर्जी जुआ खेल रहे हैं और जहाँ मर्जी ठाए 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 कर रहे हैं, है ना, हंस रहे हैं, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसका वही जो हमारे ना कि भाई आपकी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आप यहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे कान फोड़ू स्वर में डीजे बजाने लगे,
मकान मालिक को पूरा अधिकार है जाकर के FIR कर दे, पुलिस वाले ना खींच के ले जाएं आपको, है ना। तो मूल अधिकार, आपकी जो स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है, ये वहीं तक आपको आज़ादी दे रहे हैं जब तक कि आप किसी की दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी आप इसको ये कह सकते हैं कि मैं ये चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आप अपनी लाइफ, अब सुनिए, आप अपनी लाइफ जैसे जीना चाह रहे हैं आपको आज़ादी, जैसे रहना चाह रहे हैं आपको आज़ादी। अच्छा, आर्टिकल 21 का मतलब यही नहीं है वो पलायन विवाह कि मैं चाहे जिसके साथ रहूं, इसका मतलब केवल यही नहीं है। हाँ, ये आपको छूट देता है। आजकल जो चल रहा है ना लिव इन रिलेशन वगैरह, कि आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, यहाँ तक कि 2 पुरुष 2 महिलाएं भी एक साथ रह सकती हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें इसकी आज़ादी दे रहा है। लेकिन ये इसकी संकीर्ण व्याख्या, आम व्याख्या है ये, इसकी सही बात जो है वो आगे निकल के आती है। मैंने लिखा है, जैसे कि इसमें एक बहुत चर्चित मामला था, मैंने लिखा है ना, देर से फांसी वाला मामला। इस सब आर्टिकल 21 की ही बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना आप लोग, कि देर से फांसी वाला मामला, ठीक है ना। मैंने तुम्हारी चाय बहुत पी है, तो मैं चाह रहा हूँ इस बार तुम SDM बन जाओ, ठीक है, और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। हाँ, तो चाय अच्छी बनती है तुम्हारे यहाँ, चाहो तो आज भी पिला दो, ठीक है। तो क्या है, देर से फांसी वाला मामला। इमरान जी आप बताओ क्या था ये देर से फांसी वाला मामला, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ, जैसे अगर किसी को फांसी नहीं हुई है, हाँ, उसको ये पता है कि मुझे कल फांसी हो जाएगी, हाँ, हाँ, तो उसको तो जो सजा, हाँ, मानसिक प्रताड़ना मिल गई है। देखो, किसी को जेल में डालने का एक मकसद ये है कि ये समाज के लिए खतरनाक है, तो उसे समाज की मुख्य धारा से अलग कर दो। समाज के लिए, समाज के साथ रहना इसका उचित नहीं, अपराधी किस्म का व्यक्ति, समाज के साथ इसका रहना उचित नहीं है, तो इसे अलग डाल दो। दूसरी बात, जेल में वो जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी, उसे अपने अपराध का बोध होगा, है ना, उसे लगेगा हाँ यार मैंने देखो गलती की, इसलिए मुझे सज़ा मिली है, मनन करेगा, चिंतन करेगा। फिर तीसरा, हम कोशिश करेंगे कि वो ऐसा इंसान बन जाए कि सज़ा काटने के बाद जब वो बाहर निकले तो समाज उसे एक्सेप्ट कर ले, और वो भी समाज को एक्सेप्ट कर ले, और समाज विरोधी कोई कार्रवाई ना करे। समझ रहे हो साहब, यही तो मकसद है, यही तो मकसद है। आधुनिक समाज में जेल का मतलब यही है। ओके, अब यहाँ पर देर से फांसी वाला मामला ये है कि मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा हो गई किसी भी केस में, है ना। फांसी की सज़ा जब देता हमारी कोर्ट तो क्या कहता है, रेयरेस्ट देन रेयर, दुर्लभतम से भी दुर्लभ मामलों में, क्योंकि किसी का जीवन छीन लेना ना, इसे बहुत बड़ी बात माना जाता है कि आपने किसी का जीवन ही छीन लिया। तो अक्सर कोर्ट फांसी की सज़ा तब दी जाती है जब मामला जो है दुर्लभ से भी दुर्लभ हो जाता, दुर्लभतम से भी दुर्लभ, रेयरेस्ट देन रेयर, दुर्लभ से भी दुर्लभतम, ठीक है ना। खैर, फांसी की सज़ा हो गई आपको, फांसी की सज़ा आपको हो गई, और बहुत सारे प्रोसेस हैं कि फांसी की सज़ा के खिलाफ उसने अपील कर दी, राष्ट्रपति के पास चला गया, हर जगह से आपकी अपील जो है वो खारिज हो गई, है ना। या राष्ट्रपति के पास आपकी मर्सी पिटीशन पहुंच गई, दया याचिका आपकी पहुंच गई, और वो जो मर्सी पिटीशन है या दया याचिका है वो अभी वो है सस्पेंड है, यानी लंबित है, उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। अब देखें, अब एक ऐसा केस है जिसमें फांसी की सज़ा है, और आपको भी लग रहा है कि फांसी की सज़ा हो सकती है। आपका जो वकील है, आपका मतलब आपका नहीं, ठीक है ना, मुजरिम का जो वकील है उसने पहले कह दिया कि भाई देख इस केस में फांसी हो जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि तुझे फांसी ना हो, तुझे लाइफ टाइम प्रिजन मिल जाए, यानी कि उम्र कैद की सज़ा मिल जाए। पहले तो अच्छा, पहले ये होता था, देखिए मैं जो मेरा थोड़ा लेसन प्लान थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए। पॉलिटी ऐसी चीज़ें हैं, हिस्ट्री ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम पढ़ाने चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सी चीज़ें मुझे याद आती हैं, तो मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो मैं कहाँ था, मैं भूल गया, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं भूल गया, लेकिन फिर याद, क्या कहना चाह रहा था मैं, है नहीं, वहाँ तो था, मैं कहीं और जा रहा था, पता नहीं कहाँ जा रहा था, चलो मैं भूल गया, खैर मैं भूल गया, पता नहीं कहाँ जा रहा था। तो आपको सजा हो गई। हाँ, वकील जो है वो ये कह रहा है, हाँ मैं यहाँ था, याद आ गया कि पहले क्या होता था ना, आपको उम्र कैद की सज़ा हो गई तो आमतौर पर माना जाता था कि 20 साल बाद आप रिहा हो जाएंगे, और हो भी जाते थे। उम्र कैद की सज़ा का मतलब 20 साल बाद आप रिहा हो जाएंगे, ये ना। लेकिन उसके बाद ये एक परंपरा ही बन गई कि 20 साल हो गए बाहर हो गए, मतलब कुख्यात से कुख्यात, दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी भी 20 साल बाद बाहर आ गया, और फिर से वो तरह तरह के अपराध करने लगा। नंबर एक बात। दूसरा, कुछ फ़ायदा भी उठाया गया। 20 साल की सज़ा है तो 12-13 साल पूरे हुए कि भाई इनका व्यवहार अच्छा है और ऐसा है वैसा है, 12-13 साल बाद वो रिहा हो गया। सज़ा किसकी हुई थी, उम्र कैद की, 12-13 साल बाद भी वो रिहा हो गया, है ना। आजकल एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, अब मैं किसी का नाम क्यों लूँ, मैं क्यों अपने ऊपर मुकदमा लगवाऊँ, सभी लोग देख रहे हो ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने रडार पर ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा भाई ये तो गड़बड़ हो गया, तो कोई चला गया वकील कि भाई ये तो इसका तो मिसयूज हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की सभी कोर्ट्स को, सभी जेलों को, सरकारों को, कि भाई आजीवन कारावास का मतलब ही है कि आखिरी सांस तक जेल में ही रहोगे।
ये नहीं कि 20 साल बाद रिहा हो जाओगे या 14 साल। आमतौर पर जिसे आजीवन कारावास की सज़ा मिलती थी, मेरा बचपन था कि तो लोग कहते थे चलो यार कोई बात नहीं 14 साल बाद बाहर आ जाएगा। आमतौर पर 14 साल बाद वो बाहर आ जाता था। उसने कहा भाई आजीवन कारावास का मतलब ये है आखिरी सांस तक आप जेल में रहोगे। वो बात अलग है आपका व्यवहार अच्छा रहे, जैसे स्वतंत्रता अगस्त, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पर हम ईद, होली, दिवाली पर कैदियों को रिहा करते हैं, विशेष अवसरों पर कैदियों को रिहा करते हैं मानवीयता के आधार पर। आप देख लो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो चलो भाई इसको अब बाहर जाए क्या करेगा, इसने बतेरी सज़ा ले लिए, इसको रिहा कर दो। हो जाते हैं ऐसे मामले। तो अब एक तो ये मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भाई आजीवन कारावास का मतलब आखिरी सांस तक आपने जेल में ही रहना, एक चीज़। दूसरी बात ये आई कि मान लीजिए मैं हूँ, मुझे मेरा वकील कह रहा है कि भाई इस केस में फांसी भी हो सकती है, तुम ये मत सोचो कि तुम रिहा हो जाओगे, बस हम कोशिश ये करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें फांसी की सज़ा ना हो जाए, तुम्हें फांसी ना लगे, तुम्हें आजीवन कारावास की सज़ा हो जाए। तो अब जो है मेरी ज़िंदगी मेरे मन में यहीं से नरक बनना शुरू हो जाती है। आप देखो ना, नींद नहीं आती कभी कभी रात भर, है ना। कल को रिजल्ट आने वाला है, आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, आपको नींद नहीं आ रही ना, सजा ही तो है वो मानसिक प्रताड़ना ही तो है। यार गौरी मैम सो गई, आप कहाँ हो, यहीं हो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, देर से फांसी की सजा है ना। तो अब वो सजा ही है, मानसिक प्रताड़ना ही है ना। जैसे मैं ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ, आपने जो है कि शाम को 6 बजे मैसेज किया, अब रिप्लाई नहीं आ रहा देखो गौरी मैम की एनर्जी बढ़ गई है ना। 6 बजे आपने, मैं बता रहा हूँ, तो मेरी सिस्टर मुझे घर जाकर डांटती है ना। फिर आपने शाम को, अरे इमरान जी सुनो, तो आपने शाम को 6 बजे मैसेज किया है ना। अब 6 बजे मैसेज किया, उधर नेट बंद है व्हाट्सएप पे। अब हर 10 मिनट बाद आप देख रहे हैं व्हाट्सएप खुला कि नहीं खुला, मैसेज डिलीवर हुआ नहीं हुआ। 8 बजे नेट खुल गया, 8 बजे नेट खुल गया है ना। 2 काले टिक्के बन गए, जो टिक होते हैं ना, 2 काले टिक्के नहीं, 1 काला टिक नहीं, 2 काले टिक्के बन गए। मैसेज उधर डिलीवर हो गया, लेकिन नीला वाला टिक्का नहीं बन रहा। 9 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, आप परेशान हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। बहन कह रही खाना खा लो, अच्छा खाता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे आप खाने में बैठे, 2 रोटियाँ खाई मुश्किल से, क्योंकि ध्यान तो उधर ही था, है ना, ध्यान तो उधर ही था। अब 11 बजे 2 नीले निशान बन गए, अरे मैसेज डिलीवर हो गया, है ना। अब आप इन्फो देख रहे हैं, इन्फो आता है ना ऑप्शन, डिलीवर 8 बजे, है ना, और सीन 11 बजे। अब आप देख रहे हैं यार रिप्लाई नहीं आ रहा, उधर बंदा ऑनलाइन, सॉरी है, उधर बंदा लगातार ऑनलाइन, है ना, उधर बंदा लगातार ऑनलाइन। 12 बज गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया, आपको नींद नहीं आ रही। अब्बल तो पहले ही खाना कम खाया था, है ना, ऊपर से 1 बज गया, आपका पेट खाली हो गया। आप लोग कभी भी देखना, जैसे मुझे ना फिल्म देखने का बड़ा शौक है, यूट्यूब पे अगर कोई अच्छी फिल्म आ जाए तो मैं कभी कभी 2 बजे तक भी जाग देता हूँ। अब पेट खाली हो, उसके बाद नींद नहीं आती, आप यकीन करें, फिर उसके बाद नींद नहीं आती। फिर तो हम करबटे बदलते रहे सारी रात हम, है ना, खैर नींद नहीं आती। तो खैर चलो उसी मुद्दे पर लौटाते हैं। अब साहब 1 बज गया, अब 1 बजे बंदा जो है वो अपना नेट बंद करके सो गया, है ना। अब तुमने फिर मैसेज करा एक, प्लीज़ रिप्लाई तो कर दो, है ना। अब भैया वो नेट नहीं खुल रहा, 3 बज गए, 4 बजे, वो नेट नहीं खुल रहा। वो नेट खुल रहा अगले दिन 11 बजे। अब इस दौरान 6 बजे से लेके अगले दिन 11 बजे तुम्हारी मानसिक हालत क्या थी ये तुम जानते हो, है, समझ गए। तो ये सजा है ना, क्या है ये क्या है, मानसिक प्रताड़ना है। क्या है ये एक प्रकार की सजा है भाई साहब, ये एक प्रकार की सजा है ना। बहुत सजा मिल गई तुम्हें। उसी तरह क्या मिल गई, मानसिक प्रताड़ना। लड़कों को तजुर्बा होगा, है भाई, मुझे तजुर्बा नहीं है क्या कह रहे, नहीं मेरा तो वो है ना मेरा तो वो है, तो करें। तो खैर वो मजाक में हम कर रहे हैं, लेकिन मजाक में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो बेटा मानसिक प्रताड़ना है वो, यानी कि आपको भरपूर सजा मिल गई। क्या मिल गई है, सजा मिल गई है। तो सामने वाले को अब आपको माफ़ कर देना चाहिए, आपको सजा मिल गई। उसी तरह से, लेट बी सीरियस नाउ प्लीज, हैं। उसी तरह से एक बार क्या हुआ कि फांसी की सज़ा मुझे सुना दी गई। अब राष्ट्रपति के पास मेरी दया याचिका पेंडिंग है। अच्छा, राष्ट्रपति ने भी दया याचिका फैसला ले लिया कि भाई माफ़ नहीं किया जाएगा, इसे फांसी दे दो। लेकिन उसके बाद फिर ना एक स्पेशल वारंट जारी होता है अलग से कि हाँ भाई इसको जो है हाईकोर्ट देता है ना, फिर वारंट जो है वो अलग से हाईकोर्ट वारंट देता है। अगर निचली कोर्ट फांसी की सज़ा दे दे तो उस सज़ा की पुष्टि हाईकोर्ट के द्वारा ज़रूरी है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा दे दे तो फांसी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि हाईकोर्ट डेथ वारंट जारी नहीं करेगा। फला तारीख को फला समय उसको फांसी की सज़ा दे दो। तो साहब वो डेथ वारंट जारी नहीं हुआ। अब ये देख लो, मुझे फांसी की सज़ा जिस दिन सुना दी गई, मेरी हालत क्या होगी, आपकी हालत क्या होगी? खाना खा लोगे?
रोज रोज मरोगे, रोज क्या, हर पल मरोगे, हर पल मरोगे आप, हर समय, हर क्षण, हर पल मरोगे आप, है ना। वही सिलसिला लगातार चलता रहेगा, है ना। कुछ अच्छा लगेगा आप, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अभी जैसे मेरे कोर्ट की सुनवाई थी ना केस की, इमरान जी वो आरओ वाले केस की, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे ना झील देख रहा हूँ, ना मैं पहाड़ देख रहा हूँ, ना हरियाली, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरा ध्यान नहीं जा रहा। अब जब मेरी सुनवाई हो गई केस की और जज ने कहा हाँ ठीक है सरकार से काउंटर लो गई, मुझे मेरे अंदर कुछ आस जगी, और अब मैं वापस आ रहा हूँ तो मुझे झील भी अच्छी लग रही है, पहाड़ भी अच्छा लग रहा है, मुझे भूख भी लगी, फिर मुझे भूख भी लगी, मैंने भाई साहब खाना खाते। उसी तरह से कोर्ट ये नहीं कहा कि भाई 10 साल हो गए इसको फांसी की सजा हुए, फांसी की सजा पर अमल नहीं हुआ, इसको बहुत सजा मिल गई, इसने जो मानसिक प्रताड़ना बर्दाश्त की है, आपकी भाषा में कहते हैं इसने जो मानसिक प्रताड़ना झेली है, ये शब्द अच्छे नहीं होते हैं लेकिन आपकी भाषा है साहब, तो इसने जो मानसिक प्रताड़ना सहन की है वो सिर्फ फांसी की सज़ा से भी ज़्यादा है। तो कई बार तो ऐसा हुआ रिहा कर दो, और कई बार ऐसा हुआ कोर्ट ने कहा भाई इसकी फांसी की सज़ा निरस्त, इसे अब आजीवन कारावास की सज़ा दे दो। तो ये मामला जो है ना वो आर्टिकल 21 में आता है कि अगर आपको फांसी देने में देर हो गई है तो चूंकि ये मामला आपके जीवन और देह की स्वतंत्रता जुड़ा हुआ, अब जीवन और देह की स्वतंत्रता, आपकी देह जो विकल हो रही, विकल माने तड़प रहे हैं आप कि कल होगी फांसी, परसों को होगी, है ना, मर गए तो गए, तो आपकी शरीर ने जो है कि वो यातना सह ली है, इसलिए अब आपकी फांसी सजा खत्म, आजीवन कारावास या और कम सजा या रिहा कर दो, वो हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए, ओके। तो किस में आता है ये, आर्टिकल 21 में आता है ना। आगे चले, फिर क्या था, हाँ मैंने लिख भी ना कि सबसे ज़्यादा व्याख्या की गई महिलाओं का आदर सम्मान, महिलाओं का आदर सम्मान में बहुत सारा बात था। अब वही आ गया ना, अगर आप भाई साहब किसी महिला को गलत तरीके से घूर भी दो, छूना तो दूर की बात है, गलत तरीके से घूर भी दो तो भी आपके खिलाफ केस हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं का आदर सम्मान आर्टिकल 21 में है, शरीर और देह की स्वतंत्रता में। महिलाओं का आप अश्लील चित्रण नहीं कर सकते, किसी का फोटो आपने खींचा और उसमें एडिटिंग की और गलत तरीके से उसको पिक्चराइज कर दिया, वायरल कर दिया, पक्का सजा हो जाएगी और गंभीर सजा होगी, ठीक है ना। तो महिलाओं का आदर सम्मान भी इसी से आता है, महिलाओं को जो अश्लील चित्रण कर रहे हैं आप उस पर रोक भी इसी से आती है, ठीक है ना, इसी से आती है, ठीक है बेटे। फिर आप किसी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकते, जा रहे हो किसी के ऊपर थूक दिया आपने, मानहानि कर दी, कुछ भी बोले, यार आपको बोलने की आज़ादी है लेकिन आप कुछ भी बोले जा रहे हो। जैसे अभी एक प्रसिद्ध नेता है ना हमारे यहाँ के, तो उन्होंने किसी दूसरे प्रसिद्ध नेता की जाति को लेकर के कुछ कह दिया था, तो उन पर मानहानि का मुकदमा चला कि भाई इन्होंने एक खास समुदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है। तो जो निचली कोर्ट हाई कोर्ट थी उसने कहा हाँ भाई प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है इसलिए इतनी सज़ा इनको दी जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई मामला इतना गंभीर नहीं है ना, वहाँ से उनको थोड़ी सी राहत मिल गई। क्या मतलब, आप किसी की प्रतिष्ठा को, इमेज को, इज्जत को ठेस नहीं पहुँचा सकते, है ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं क्या कहता हूँ भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मुझ पर कोई मानहानि का मुकदमा दायर कर दे तो पता चला मैं तो हर महीने की सैलरी उसे ही मानहानि में देनी पड़ेगी, है हाँ ठीक है। तो अब जो सूचना का अधिकार है, सूचना का जो अधिकार है वो भी इसी से निकलता है। सूचना का अधिकार आपको अलग से नहीं दिया गया है ना। प्रेस और मीडिया की आज़ादी आपको अलग से नहीं दी गई है। प्रेस और मीडिया की आज़ादी जो है वो 19(1)(a) में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी से निकलती है, और ये जो है सूचना का अधिकार RTI जो है वो मूल अधिकार है आपका, लेकिन वो सीधे मूल अधिकार नहीं है। कहाँ से निकलता है, आर्टिकल 21 से निकलता है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि सूचना का अधिकार मूल अधिकार है या नहीं है, किस में शामिल है, 21 में, किसमें, जीवन और शरीर की स्वतंत्रता में। बेटे आपको कुछ समझ में आ रहा है, पक्की बात, हाँ। तो इतने दिन टिकना पड़ता है यहाँ पर समझने के लिए, और ऐसे ही आए और चले गए फिर तो कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे कहाँ थे, फिर है रोजी रोटी पाने का अधिकार। हालांकि इसके लिए कानून नहीं बना, लेकिन अक्सर सरकारें वादा करती हैं, जैसे आता ना बेरोजगारी भत्ता आ रहा ना, बेरोजगारी भत्ता आता है, या अभी जैसे कि एक नेताजी ने वादा किया है इलेक्शन से पहले कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो जितनी भी गरीब महिलाएं हैं हर गरीब परिवार की एक महिला को हम साल में 1 लाख रुपए देंगे, है ना, 1 लाख रुपए, चलो भाई अच्छी बात है देंगे तो, है ना, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, वो तो 1 लाख रुपए देंगे तो क्या है, वो रोजी रोटी का अधिकार तो है। अक्सर बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं तो वही रोजी रोटी का अधिकार है। उसके अलावा बुढ़ापे में, विधवा अवस्था में, आप तलाकशुदा अवस्था में आप पेंशन दे रहे हैं तो वो एक तरह से रोजी रोटी का अधिकार है, लेकिन इसके लिए अभी कानून नहीं बना। लेकिन रोजी रोटी पाने का जो अधिकार है वो कहाँ से निकलता है, 21 में, शरीर और देह की आज़ादी से, ठीक है। आश्रय यानी कि सहारा पाने का अधिकार। आप देखते हो ना रात में क्या होता है, वो ठंड के दिनों में ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्या रात्रि निवास क्या कहते हैं उसको, रात्रिचर नहीं है, क्या कह रहे हैं, रैन बसेरा। मान लीजिए आप बेसहारा हैं और ठंड से पड़ रहे हैं तो वहाँ जाकर के आप शेड पा सकते हैं। आश्रय पाने का अधिकार या सहारा पाने का अधिकार। इसमें एक चीज़ और भी है, पति पत्नी के बीच में तलाक हो गई,
कोई भी बच्चे को नहीं रखना चाह रहा, बच्चे को कोई भी नहीं रखना चाह रहा, तो कोर्ट आके दे भाई तू रखेगा इसको और इसका इतना गुजर बसर तू करेगा। अक्सर तलाक के बाद यही झगड़ा होता है ना, ज़्यादातर तो ये होता है कि बच्चा मैं रखूँगा, बच्चा मैं रखूँगा, मैं रखूँगी, मैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मैं नहीं रखूँगा, मैं नहीं रखूँगा, तो कौन रखेगा? तो कोर्ट कहेगा भाई ये रखेगा, है ना। ठीक है, आमतौर पर हमारी कोर्ट जो है वो बच्चे को माँ की संरक्षण में देती है। अगर माँ आर्थिक रूप से सक्षम है तो कोर्ट ही मानती है। ठीक है ना। विदेश यात्रा का अधिकार, ये मेनका गांधी वाले मामले में आया था, उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहा था तो वो कोर्ट में चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने सरकार को निर्देश दिया था कोर्ट ने कि भाई इन्हें पासपोर्ट दो, और तब कोर्ट ने कहा था कि विदेश जाने का या विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो भी आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है। इसके अलावा स्वच्छ जलवायु, साफ हवा, पानी स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है वो भी मूल अधिकार है। प्राइवेसी, ये खूब आता है, मेरी प्राइवेसी में दखल मत दो, है ना, होता है ना भाई, ये प्राइवेसी का मामला। खैर भाई ठीक है, प्राइवेसी का मामला, तो प्राइवेसी या निजता, इसका मतलब ये है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आप उसकी पहचान उजागर करो। आप जो देखते हो ना, वो जब पुलिस वाले किसी मुजरिम को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं तो उसका मुंह ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं? क्योंकि उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, ये इसकी गरिमा को, प्रतिष्ठा को, प्राइवेसी को हनन पहुंचाया। खैर, निजता का अधिकार का मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना पा रहा हूँ। आप तो आम तौर पर ये कहोगे भाई मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे कोई भी ना छेड़े, लेकिन इसका सही अर्थ ये है कि आपको मजबूर नहीं कर सकता। नाम पता बताओ, कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, ये बताओ। अक्सर भाई देखो, अब क्या है कि ना, अब मैं क्या कहूँ कि हमारे यहाँ, हमारे तंत्र में एक विशेष चीज़ है, इसके पास थप्पड़ का अधिकार है ना। तो उस थप्पड़ से सभी डरते हैं। तो कोई भी आ जाए आपसे, कोई पुलिस वाला आ जाए, हाँ भाई कौन हो, कहाँ के रहते हो, क्या है, ज़रूरी नहीं है लाओ आधार कार्ड दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ ना, ज़रूरी नहीं है। आपके खिलाफ कोई अपराध नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन साहब जब तक वकील आएगा, ये आएगा, तब तक तो, है ना, लेकिन आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप होटल में गए, किसी होटल में गए, है ना, तो अब आपसे कहा भाई आधार कार्ड दिखाओ, आपको नहीं ना, हम बिना आधार, हम तो नहीं देंगे आधार कार्ड, हम तो अपनी पहचान नहीं बताएंगे। लेकिन वहाँ फिर आप रूम नहीं मांग सकते, क्योंकि आप दूसरे की जगह में हो। वहाँ उसका अधिकार है कि भैया कौन आया वो उसका रिकॉर्ड रखेगा। पहले नहीं होता था, पहले तो आया कमरा, कोई आधार कार्ड, पहचान पत्र कुछ नहीं। हम, मैंने बचपन में भाई साहब के साथ जाता था, अब तो भैया इतने अपराध होने लगे, पहले लाओ आईडी, उसके बाद कमरा, है ना। हाँ, मतलब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, कई बार मैं एक ही होटल में रुकता हूँ, एग्ज़ाम देने जाता हूँ मैं, वो तक मुझसे कहते हैं ना साहब आईडी दे दो। हाँ भैया रखिए आईडी। तो खैर, तो निजता का या प्राइवेसी या एकांतता का अधिकार जो है वो यही से आता है। अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का यानी कि आपको मेडिकल या चिकित्सीय सुविधाएं मिलें, वो यहीं से आता है। गरिमा का अधिकार, गरिमा समझते हैं ना, गरिमा, है ना, जैसे कि भाई आप कहीं काम कर रहे हैं तो अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो। अब मैं आपको यहीं बुलाकर कैमरे के सामने मैं आपको बेइज्जत करने लगूँ, तो इसका मतलब मैं आपकी प्रतिष्ठा में ठेस पहुँचा रहा हूँ, है ना। या आप आके मुझे धकेलने लगो, तो भाई आपने मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाया। तो गरिमा का अधिकार भी यही से आ रहा। निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, जो सरकारी वकील होते हैं ना, आप पर मान लीजिए आपको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, अब आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप अपना कोई वकील कर सको, तो सरकार देगी आपको सरकारी वकील की सहायता, और उसका जो भी खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ठीक है। हथकड़ी लगाने पर रोक, इसका मतलब हमें इमरान जी बताएंगे क्योंकि ये पत्रकार भी हैं। हथकड़ी लगाने पर रोक है, किसी आरोपी को हथकड़ी नहीं लगा सकते जब तक अपराध सिद्ध हो या कोई बड़ा अपराध ना किया। मैं बताता हूँ आपको, इसका सही अर्थ जो है वो ये है, मजे ले रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको हमने एसडीएम बनाना है ना, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप डीएम बन जाएं। क्यों भाई सोनू, हैं प्रियंका, बनोगी डीएम? क्यों भाई गौरी, कीर्ति, पक्का? हाँ चलो, अल्लाह सच करे, ठीक है। तो 1 महीने तक कहाँ थी? 1 महीना हो गया मैडम, चलिए इधर आ जाइए। 1 महीना हो गया पूरा, कहाँ थे बेटे? हथकड़ी। हाँ, तो इसका ये है कि आपने किसी को अरेस्ट किया है, अब जब आप उसको मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जा रहे हैं ना, तो उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते। हथकड़ी आप उसको तभी लगाएंगे अगर उसके भाग जाने का खतरा हो। हाँ, ये अगर उसके भाग जाने का खतरा है तभी आप उसको हथकड़ी लगाएंगे, अदरवाइज आप हथकड़ी नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो, है ना, आमतौर पर भाई डर रहता है ये भाग ना जाए, है ना, तो हथकड़ी लगा देते हैं, है ना। 1 मिनट रोकना तो जरा।
आप जो है आपको आपका मूल अधिकार है कि अगर आपके भागने की आशंका ना हो तो आपको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 22, इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध। तो इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।